फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पर। आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। हमारे ज्योग्राफी में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत चल रहे थे। तो जो पृथ्वी से उत्पत्ति सिद्धांत है उनको हमने दो सिद्धांतों में डिवाइड किया है, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने सिद्धांत दिए। तो जिनके सिद्धांत एक जैसे थे हमने उनको एक सिद्धांत माना, और जिनके एक जैसे थे उनको अलग माना। तो दो टाइप के सिद्धांत माने हमने। फर्स्ट था हमारा अद्वैतवादी सिद्धांत और सेकंड था हमारा द्वैतवादिक सिद्धांत। तो जो अद्वैतवादिक सिद्धांत था उसमें हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या माना कि जो हमारे ग्रह हैं पृथ्वी, उनकी उत्पत्ति केवल एक तारे, अद्वैतवादी में एक तारे से हुई है और द्वैतवादी में दो तारे से हुई है। तो हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना था। तो जो चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना है, मैंने आपको बताया था कि ये भी किस सिद्धांत पर आधारित है, द्वैतवादिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब इन्होंने भी पृथ्वी से संबंधित सिद्धांत में ये बताया कि जो पृथ्वी की और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो दो तारों से मिलकर हुई है। और आगे भी एक हमारा अन्य सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, विज्ञान थ्योरी पढ़ते हैं। तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब हेडिंग डाल दीजिए चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो सबसे पहले वही मैं आपको सबसे पहले भूमिका बताऊंगी इसकी कि इसकी भूमिका क्या है, फिर उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए क्या माना था, इनकी मान्यताएं बताऊंगी, फिर इनका सिद्धांत बताऊंगी और इसकी फिर कुछ आलोचना बताऊंगी, ताकि आप सब हेडिंग वाइज अपने एग्जाम में लिख के आ सके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, और फिर इसकी फर्स्ट हेडिंग डालो, आप सब हेडिंग बोल सकते हैं इसकी भूमिका लिखो। फर्स्ट क्या होगा, इसकी भूमिका। तो भूमिका में आप लिख सकते हैं जो चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना है वो द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं इस पर, किस पर है, द्वैतवादी सिद्धांत पर, अद्वैतवादी सिद्धांत पर चैम्बरलेन की परिकल्पना क्या है, आधारित है, सिद्धांत पर आधारित, द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित। और इन्होंने अपनी परिकल्पना कब दी थी, 1905 में दी थी। तो क्या लिख सकते हैं आप इसकी भूमिका में, ये लिख सकते हैं कि जो हमारे चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना है इन्होंने अपना सिद्धांत 1905 में दिया, और जो ये सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इनके अनुसार जो हमारे ग्रह है पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति दो तारों से हुई है। तो इससे पहले मैंने आपको जेम्स और जीन्स की परिकल्पना बताई थी, तो उसमें कुछ क्या थी, आपत्तियां थी। तो आप इस पे ये भी लिख सकते हैं कि जेम्स और जीन्स की जो परिकल्पनाएं थी, उनकी जो आपत्ति थी, उन्होंने उसको भी दूर करने का, यहाँ पर अपने सिद्धांत में दूर करने का प्रयास किया है। तो और क्या लिख सकते हैं आप इसमें कि जो जेम्स एवं जीन्स की परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना थी ना, तो क्या थी, जेम्स और जीन की परिकल्पना की भी क्या, इसकी कमियों को भी इन्होंने अपने सिद्धांत पर दूर किया है। आप इसकी भूमिका पर लिख सकते हैं। तो आप इसकी भूमिका इस टाइप बना सकते हैं कि जो चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना है 1905 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। जो सिद्धांत किस पर आधारित है, द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है, 1905 में है। और जो जेम्स और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की कमी थी उसको भी इन्होंने अपने सिद्धांत पर दूर किया है। तो ये इसकी फर्स्ट सब हेडिंग हो गई। सेकंड आप इसकी मान्यता लिख सकते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए क्या क्या माना। तो सेकंड हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मान्यताएं। तो फर्स्ट मान्यता क्या होगा इनकी, इन्होंने क्या माना कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है, दो तारों से हुई है। पृथ्वी की और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। फिर सेकंड क्या लिख सकते हैं आप, इसमें से उन्होंने एक तारे को क्या माना, सूर्य माना, एक तारा को सूर्य माना। और सेकंड को क्या माना, सूर्य और सेकंड को माना इन्होंने एक साथी तारा कहा, सूर्य का साथी तारा। तो इन्होंने मान्यताओं में क्या माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, क्योंकि ये द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है, तो दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। सेकंड था हमारा, एक तारा को माना इन्होंने सूर्य, और जो दूसरा तारा था इन्होंने कहा कि एक दूसरा साथी तारा था, ये इससे क्या था, विशाल तारा था, साथी तारा या विशाल तारा था हमारा। फिर तो थर्ड बोला इन्होंने, जो सूर्य है वो प्रारंभ में कैसा था, शीतल एवं ठोस अवस्था में था। किसमें था ये, थर्ड क्या माना इन्होंने, शीतल एवं ठोस अवस्था में था। तो ये इसकी मान्यता है। फोर्थ हम लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि जब इन दोनों जब सूर्य और विशाल तारा या साथी तारा पास में आए तो इनके बीच में क्या हुआ, ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। कुछ मतलब कण आए तो उनसे क्या हुआ, ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ।
और फिर इसके पश्चात क्या हुआ, ग्रहाणु से ही हमारे ग्रह बने, ग्रहाणु से ही हमारे ग्रह बने और उसके पश्चात क्या हुए, उपग्रह की उत्पत्ति हुई। अब जो चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है, इन्होंने इस पे तो बताया कि हमारे ग्रहों की और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, लेकिन इन्होंने अपने जो सिद्धांत है इसमें उन्होंने ऊष्मा की, वायुमंडल की और जलमंडल की उत्पत्ति के बारे में भी बताया। तो आप इसकी भूमिका में ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य चीजों की उत्पत्ति भी बताई, जो है हमारा ऊष्मा की उत्पत्ति, ऊष्मा वायुमंडल एवं जलमंडल या समुद्र की भी उत्पत्ति के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। तो आप इसकी भूमिका में ये सब लिख सकते हैं कि द्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित था। 1905 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। जेम्स एवं जीन्स की परिकल्पनाओं की कमियों को इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा दूर किया और पृथ्वी की ग्रहों की उत्पत्ति के साथ साथ इन्होंने पृथ्वी पर ऊष्मा, वायुमंडल और जलमंडल की उत्पत्ति के बारे में भी अपने सिद्धांत में बताया। मान्यता में आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से मानी गई। इनके अनुसार फर्स्ट था हमारा सूर्य और दूसरा था साथी या विशाल तारा। इन्होंने माना कि जो सूर्य था वो प्रारंभ में कैसा था, शीतल एवं ठोस अवस्था में था। और थर्ड क्या था, इनसे क्या हुआ, ग्रहाणु की उत्पत्ति हुई और ग्रहाणु से ही हमारे ग्रह बने एवं उसके पश्चात हमारे उपग्रह बने। तो अब इसके बाद देखेंगे इनके सिद्धांत क्या है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप, सिद्धांत कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा और किस प्रकार हमारे ग्रहों की निर्माण हुई। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इनका सिद्धांत लिख रखा है इससे पहले, लेकिन आपको मैं यहाँ पर समझा लेती हूँ किस प्रकार ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ग्रहाणु कैसे बने, उपग्रह कैसे बने, ऊष्मा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। तो इन्होंने क्या बोला था कि क्या से सबसे पहले हमारा सूर्य था एक, जो क्या था, शीतल था और कठोर था। सेकंड क्या था, हमारा एक विशाल तारा था, सेकंड क्या थे, विशाल एवं अन्य तारा या साथी तारा भी बोल सकते हैं। तो दो तारे हुए, क्योंकि क्या है, द्वैतवादी सिद्धांत है हमारा। तो जब उन्होंने क्या कहा, दो तारे थे, सूर्य तथा विशाल तारा था। तो जब जो विशाल तारा है और सूर्य है, ठीक है, तो जब विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा, इसने क्या की, ये अपने डायरेक्शन में घूम रहा था और ये भी अपने अक्ष के परितः घूम रहा था इधर। तो जब विशाल तारा सूर्य के संपर्क में आया, अर्थात सूर्य के समीप से क्या किया, जब ये गुजरने लगा, तो इस विशाल तारे ने क्या किया, सूर्य से कुछ पदार्थ अपने तरफ क्या कर दिया, आकर्षण के कारण ये विशाल तारा था, तो इसका आकर्षण बल सूर्य से अधिक होगा। तो विशाल तारे ने क्या किया, जब सूर्य के पास में वो गुजरा, तो सूर्य से कुछ कण क्या कर दिए, अपनी ओर आकर्षित कर दिए, और इन कणों को ही इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रहाणु कहा गया। इन कणों को जो सूर्य से आकर्षित हुए, इन कणों को उन्होंने क्या कहा, ग्रहाणु कहा। तो क्या कहा इन्होंने, दो तारे मौजूद थे, एक था सूर्य और एक था अन्य विशाल तारा। तो ये दोनों अपनी अक्ष के परितः परिक्रमण कर रहे थे। तो जब विशाल तारा सूर्य के समीप आया, तो इसने क्या कर दिया, सूर्य के सरफेस से, जो सूर्य के यहाँ से कुछ पदार्थ कण अपनी ओर आकर्षित कर दिए, और इन कणों को ही उन्होंने ग्रहाणु नाम दिया। और फिर उन्होंने कहा जो ग्रहाणु थे वो भी दो टाइप के थे, एक तो छोटे ग्रहाणु थे हमारे और दूसरे थे बड़े ग्रहाणु। छोटे थे और बड़े थे, तो इन बड़े ग्रहाणु ने केंद्रक का काम किया। ग्रहाणु क्या थे, दो टाइप के थे, कुछ छोटे कण, अब एक जब उसने कुछ पदार्थ कण अपने और आकर्षित कर दिए, तो एक टाइप के, एक साइज के तो आएंगे नहीं, अलग अलग साइज के आए, तो कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। अब इन बड़ों ने क्या किया, केंद्रक का काम किया। तो फिर केंद्र का काम किन्होंने, तो जैसे ये हमारा क्या है, ये बड़े ग्रहाणु है और इन्होंने केंद्र का काम किया, आपस में एकत्रित होने लग गए, संगठित होने लग गए, इनके बीच में क्या हुई, टकराव आई। तो जो बड़े ग्रह है उन्होंने केंद्र के भांति व्यवहार किया और अपने चारों ओर जो छोटे छोटे ग्रहाणु है इनको एकत्रित हो गए। ये छोटे छोटे ग्रहाणु इनकी ओर क्या हो गए, अलग अलग ग्रह थे ना, ये कण थे, तो इन्होंने क्या किया, ये हमारे बड़े ग्रहों के चारों तरफ क्या हो गए, एकत्रित हो गए। और फिर जब एकत्रित हो गए तो एक विशाल कण बन गए, एक विशाल आकृति बन गई, इनकी इस टाइप की विशाल आकृति बन गई। तो जैसे ये क्या है, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं और ये बड़े बड़े कण हैं हमारे जैसे। तो छोटे छोटे कण इनके समीप आए, इस प्रकार क्या हो गए, एकत्रित होने लग गए। इसमें भी आए होंगे अलग अलग बड़े बड़े कण थे, तो उन्होंने केंद्र की भांति व्यवहार किया
और जो छोटे कण थे वो क्या हो गए, इनके साइड साइड चिपकने लग गए, एकत्रित होने लग गए, और फिर ये पूरा क्या कहलाए, ये पूरे एक ग्रह बन गए, मतलब पूरा एक विशाल काय आकृति बन गई, और इन्हें ही क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। जब एकत्रित हो गए, संगठित हो गए, ये सामूहिक हो गए, तो ग्रहाणु से क्या बन गए, ग्रह बन गए। अब कुछ छोटे छोटे कण क्या थे, वैसे ही छूट गए, जो इन ग्रहों के चारों ओर क्या करने लगे, चक्कर लगाने लग गए, और इन्हें क्या कहा गया, उपग्रह कहा गया, उपग्रह कहा गया छोटे छोटे कणों को। तो इस प्रकार हमारे ग्रहों की तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले दो तारे थे, एक था सूर्य और दूसरा था विशाल अन्य तारा। तो दोनों अपनी अक्ष के परितः गति कर रहे थे। जब विशाल तारा सूर्य के समीप आया तो इसने क्या किया, सूर्य से कुछ कण अपनी ओर आकर्षित कर दिया, और ये तो गतिमान आगे चलेगी, और जो ये बचे हुए कण थे इसने क्या किया, इन कणों ने क्या किया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब इन कणों को चैम्बरलिन ने क्या कहा, ग्रहाणु का कुछ छोटे ग्रहाणु थे, कुछ बड़े ग्रहाणु थे। तो बड़े ग्रहाणु ने केंद्र के भांति व्यवहार किया, और छोटे ग्रहाणु ने क्या कि इन बड़े ग्रहाणु के ऊपर एकत्रित हो गए और ग्रहों का निर्माण हो गया, और इन ग्रहों से ही हमारे क्या हुआ, उपग्रहों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार हमारे ग्रह की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चैम्बरलिन का सिद्धांत लिख चुका है, जिसको आप एक बार देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, चैम्बरलिन के अनुसार सूर्य के पास एक भटकता हुआ तारा आया, जो अन्य विशाल तारा आया। इस तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से असंख्य मात्रा में छोटे छोटे पदार्थ कण बाहर आ गए। मैंने क्या बताया था, जब ये यहाँ पर आया तो इसने क्या कर दिया, सूर्य से अपने और छोटे छोटे कण आकर्षित कर लिए, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। जब भटकता हुआ तारा दूर चला गया तो सूर्य से अलग हुए पदार्थ कण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। अलग हुआ ग्रहाणु आपस में समूहित हो गए तथा इनसे संगठन से ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हो गया। तो ये था हमारा चैम्बरलिन का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या बताया कि ऊष्मा की उत्पत्ति के बारे में भी उन्होंने बता रखा है, वायुमंडल की और समुद्र की उत्पत्ति के बारे में बता रखा है। तो अब हम इसके बाद में आपको वो बताती हूँ। तो जब क्या हुआ, ग्रह छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे, तो टकराने से क्या हुआ होगा, इनका क्या हुआ, एक मिनट इसको मैं मिटा देती हूँ पहले यहाँ पर। तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा की उत्पत्ति, ऊष्मा वायुमंडल एवं समुद्रों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा, समुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति। तो अब क्या था, ये इनके अनुसार क्या था, छोटे छोटे ग्रहाणु या फिर जो बड़े बड़े ग्रहाणु से, इनसे ही क्या हुई, हमारे ग्रहों की और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति कैसे हुई थी, जब इन्होंने क्या कि आपस में टकराए, टकराने से क्या हुए, टकराने से हमारे ग्रहों की उत्पत्ति। तो जब ये आपस में टकराए होंगे, अब कोई चीज टकराएगी तो वो क्या होगी, इनमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो टकराने से क्या हुई, इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, क्या हुई, ऊष्मा की उत्पत्ति। टकराने से इनकी ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, और फिर उनके क्या हो, उनपे ताप बढ़ा। तो जो हमारे ग्रह थे, जो हमारी पृथ्वी थी, उसका केंद्र क्या हो गया, जो उसके अंदर का जो पदार्थ है, पहले शीतल थी, फिर उन्होंने क्या किया, आपस में टकराई, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, तो अंदर क्या लगा, दाब लगा, तापमान बढ़ा। तो तापमान में क्या हुई, ताप में वृद्धि हुई। तो तापमान वृद्धि के कारण जो पृथ्वी का केंद्र था वो तरल अवस्था में आ गया, तरल अवस्था। तो पृथ्वी का केंद्र कैसे हो गया, तरल अवस्था में आ गया, और इस प्रकार क्या है, ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। छोटे ग्रह थे, आपस में टकराने के कारण क्या हुआ, इनमें ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई, ताप अधिक हो गया इनमें, तो उसका पृथ्वी का और क्या हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ, पृथ्वी का केंद्र भी तरल अवस्था में आ गया। तो ये थी ऊष्मा की उत्पत्ति। अब जब पृथ्वी के अंदर क्या है, तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ है, तो इसमें क्या थी, अन्य गैसें थी, जैसे हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प भी यहाँ पर मौजूद थी। तो फिर जब ये गैसें थी, तो जब ज्वालामुखी का विस्फोटन हुआ, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, जो ये सारी गैसें थी वो पृथ्वी से बाहर आ गई, और जलवाष्प भी क्या हुई, बाहर आ गए, और पूरे चारों तरफ फैल गई। तो ज्वालामुखी विस्फोटन से ही फिर क्या हुआ, गैसें बाहर आ गई,
और हमारे किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का निर्माण हो गया। और वायुमंडल में ही क्या है, हमारे अनेक अलग अलग प्रकार की गैसें मौजूद है, प्लस उसके साथ क्या है, हमारी जल वाष्प भी मौजूद है। इस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति हो गई। अब क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ, जब वायुमंडल की उत्पत्ति हो गई तो वायुमंडल में क्या मौजूद है, हमारा जल वाष्प मौजूद है, जल वाष्प। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो जल वाष्प है वो संतृप्त होने लग गया, अधिक मात्रा में क्या जल वाष्प मौजूद हो गया। तो फिर इसका क्या हुआ, जल वाष्प का संघनन स्टार्ट हो गया। संघनन अर्थात जो जल वाष्प थी वो किसमें परिवर्तित हो गई, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो गई। पानी की बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। तो जो जल वाष्प थी उसका क्या हो गया, पानी की बूंदों में परिवर्तन हो गया। फिर क्या हुई, परिवर्तन के पश्चात क्या, किसने वर्षा का रूप धारण कर दिया, भारी मात्रा में पृथ्वी पर क्या हुई, वर्षा हो गई। और जो पृथ्वी पर गड्ढे थे वो क्या हो गए, पानी से भरने लगे। और इस प्रकार क्या हो गया, हमारे जलमंडल का यानी समुद्रों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार ऊष्मा की, वायुमंडल की और समुद्रों की पृथ्वी पर निर्माण हो गए। तो ये था हमारा चैम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना, ये इसका सिद्धांत था। इस प्रकार हमारे ऊष्मा की, वायुमंडल की और समुद्रों की उत्पत्ति हुई। अब इस सिद्धांत में भी हमारी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 4 कमियां, विशेषकर मुख्यतः इसकी क्या थी, 4 कमियां थी जो है। सबसे पहले क्या कमियां थी कि जो हमारे अन्य वैज्ञानिकों थे उन्होंने कहा कि ये परिकल्पना तो आपने दी, बट इससे 9 ही ग्रह क्यों बने, क्योंकि असंख्य कण क्या हुए, सूर्य से अलग हुए, तो उससे क्या सिर्फ 9 ही ग्रह क्यों बने, इससे अधिक ग्रह क्यों नहीं बने या फिर कम ग्रह क्यों नहीं बने। तो एक ये इसका हो गया कि हमारे सौरमंडल में केवल 9 ही ग्रह क्यों है, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। सेकंड क्या बोला इन्होंने कि सौरमंडल के सारे ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, इसकी भी व्याख्या वो नहीं कर पाए। कि अलग दिशा में भी कर सकते हैं, एक ही दिशा में क्यों कर पाए, तो वो इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। थर्ड पॉइंट क्या बताया कि कुछ ग्रह ठोस है तथा कुछ ग्रह गैसीय अवस्था में है। तो जो हमारे अंदर जो आंतरिक ग्रह है वो क्या है, ठोस अवस्था में मौजूद है, और जो बाह्य ग्रह है वो क्या है, गैसीय अवस्था में है। बट इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो हमारे ग्रह है वो ठोस अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था की जो ग्रह है उसकी भी वो व्याख्या करने में असफल रहा। लास्ट पॉइंट क्या बताया, सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग। तो अभी जो सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय आवेग क्या अधिक है, और उस टाइम पे वो इसके बारे में भी नहीं बता पाए, उन्होंने इनके बीच के कोणीय आवेग को कम बताया। तो ये इसकी कमियां हो गई। तो ये था हमारा चैम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जातवादी सिद्धांत के आधार पर अन्य परिकल्पनाएं देखेंगे।